बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल अक़वालि वल अमाल। अल्लाहुम्मा इजअल अमलना फ़ी रिदाका आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दर्स नंबर 10 है और इस दर्स के साथ तकरीबन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मीरास के वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक आध टॉपिक जो है वो ज़वील अरहाम का है और जमाई मौत का है, साइमल्टेनियस डेथ्स, वो बच जाता है। लेकिन वो उसको जो हल करने का तरीक़ा है वो बिल्कुल मुनासखा की तरह है। जो जमाई मौत का है वो तकरीबन मुनासखा की तरह उसको हल किया जाता है और वो भी सिर्फ हनाबिला के नज़दीक। जमहूर अहले इल्म तो कहते हैं कि जमाई मौत जब एक साथ साइमल्टेनियस डेथ्स होती हैं एक साथ कई लोगों की, तो तवारुस नहीं होता है। तवारुस से मुराद एक दूसरे से इनहेरिटेंस नहीं किया जाएगा। जो एक साथ मर गए आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं बनते हैं वो। ये जमहूर का कौल है। लेकिन हनाबिला जो है उनके नज़दीक एक प्रोसेस है माल तिलाद का और माल तरीफ़ का। वो बस एक कॉन्सेप्ट है जो इंशाल्लाह हम देखेंगे ईद के बाद। अगर मौका मिला तो एक क्लास तब हम ले लेंगे और उसके बाद उसी दौरान में इंशाल्लाह एक टेस्ट भी अपलोड करूँगा जो आप जिसको हल करेंगे इंशाल्लाह, जिसके लिए आपको 10 एक दिन का टाइम भी दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह एग्ज़ाम दें आप और फिर देखते हैं। तो आज जो बात होगी इंशाल्लाह 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ताल्लुक से हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे खुन्सा की मीरास, मुखन्नस, हर्माफ्रोडाइट, जिसको हम हमारी लोकल अगर ज़ुबान में कहें तो ऐसा इंसान जिसका जेंडर में शक है, ये क्या है, मेल है या फीमेल है, या जिसके पास दोनों आलात हों, मेल के भी और फीमेल के भी, या एलियन कहते हैं कि उसके पास कोई भी आला ना हो, ना मेल का ना फीमेल का। तो ये वो जेंडर होता है जो जिसके बारे में पता नहीं है कि कौन है, इसको क्या ट्रीट करें, इसको मेल करें ट्रीट या फीमेल। तो एक ये होता है, इसमें भी मसला पैदा होता है मीरास का। और दूसरा होता है हमल की मीरास, फीटस, जो हमल है पेट में माँ की, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं खुन्सा की। तो ये स्क्रीन जो है मैं समझता हूँ नज़र आ रही होगी आपको, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो फसलुन फी मीरासिल खुन्सा, इनहेरिटेंस ऑफ हर्माफ्रोडाइट, वो शख्स जिसका जेंडर पता नहीं है कि मेल इसको ट्रीट करें या फीमेल ट्रीट करें। तो ये जो खुन्सा होता है, ये एक चीज़ याद रखें कि खुन्सा जो है ये माँ बाप मियाँ बीवी इनमें नहीं होगा, ये है ना। खुन्सा इनमें से कोई नहीं हो सकता। यानी अगर मसला जब आएगा तो मसले में ऐसा कभी नहीं आएगा कि शौहर है खुन्सा, ऐसा कभी नहीं आएगा, या बीवी खुन्सा। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो गई और उसके बाद शादी होने के बाद जो रिप्रोडक्शन हुआ, बच्चे दुनिया में आए, तो अपने आप वाजे हो गया कि इनका जेंडर क्या होगा। तो मियाँ बीवी माँ बाप इनमें खुन्सा नहीं हो सकता। उसके अलावा बाकी जो रिश्ते हैं, बेटा बेटी भाई, बेटा बेटी वाला जो रिश्ता है यानी वलद वाला, उसमें खुन्सा हो सकते हैं। भाई बहनों वाले रिश्ते में खुन्सा हो सकते हैं। चचा वगैरह के रिश्ते में खुन्सा हो सकते हैं। लेकिन मियाँ बीवी माँ बाप इसमें खुन्सा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ वाजे हो जाएगा, शादी के बाद वाजे हो जाएगा कि किसका जेंडर क्या है। तो खुन्सा की जो अक़साम होती हैं, एक खुन्सा जो है वो होता है मुश्किल और एक होता है खुन्सा गैर मुश्किल। खुन्सा गैर मुश्किल कौन है? जिसका जेंडर पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर कह देगा कि या तो ये है कि आलात उसके पास दोनों हैं लेकिन एक ही फंक्शनल है, दूसरा फंक्शनल नहीं है। डॉक्टर चेकअप से बता देगा कि मसलन इसका मेल आला जो है वो फंक्शनल है, फीमेल वाला फंक्शनल नहीं है, या फीमेल वाला फंक्शनल है, मेल वाला फंक्शनल नहीं है। तो जो फंक्शनल होगा उससे फैसला कर लिया जाएगा। कदीमन तो इतनी गहराई में अहले इल्म जाया करते थे कि यहाँ तक वो देखा करते थे कि मसलन जब वो पेशाब करता है तो कहाँ से करता है। अगर मसलन वो पेशाब दोनों जगह से करता है बच्चा, तो फिर ये देखते थे कि पहले कहाँ से शुरू किया उसने करना। फिर अगर माने दोनों जगह से मतलब एक साथ ही, अब ये पहले बाद में भी फ़र्क नहीं कर पा रहे, दोनों जगह से एक ही साथ आ रहा है, दोनों जगह से यूरिन कर रहा है और एक साथ कर रहा है। फिर ये देखते थे कि ज़्यादा कहाँ से आया, कम कहाँ से आया, और उसके बाद फैसला करते थे कि इसको हम क्या डिक्लेयर करें। तो इस हद तक, इस गहराई तक जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये माली हक है जो अल्लाह ने दिया है और इसमें इनका भी हक है। यानी अगर
मतलब इनके साथ ये मुसीबत आ गई है कि ये पता करना मुश्किल है कि इनका जेंडर क्या है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। अल्लाह ने इनके लिए जो इस्लाम है उसमें इनके लिए निज़ाम है कि इनका भी एतना इनके ताल्लुक से रखी जाएगी, केयर की जाएगी, अटेंशन दी जाएगी और इनको इनका हिस्सा दिया जाएगा। और यही वजह है कि इतनी मशक्क़त करते हैं और इतने सारे उसूल और दवाबित बनाते हैं ताकि मसले हल हो जाएँ। तो गैर मुश्किल जो होगा उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब गैर मुश्किल में ये भी होता है कि मसलन डॉक्टर ये कहता है कि मसलन बच्चा पैदा तो हुआ, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन 2-4-5 साल में पता चल जाएगा इसका जेंडर क्या है, डॉक्टर कह देता है, तो वो गैर मुश्किल में है। 2-4 साल रुक जाएंगे, या अगर नहीं भी रुकेंगे 2-4 साल, तो जैसे मफकूद का मसला हल किया था वैसे इसका मसला हल करेंगे। यहाँ पे बस ये होगा कि एक बार मेल ट्रीट कर लेंगे और एक बार फीमेल ट्रीट कर लेंगे और फिर मसला हल कर लेंगे, और जो मिनिमम जो शेयर्स होते होंगे वो दे देंगे, बाकी बचा के रख लेंगे। कब तक? जब तक कि इस बच्चे का जेंडर क्लियर ना हो जाए 2-4-5 साल में। जैसे ही क्लियर होगा, बाकी बचे हुए हिस्सों को जैसा भी मामला होगा उसको वारिसिन में लौटाएंगे। तो ये यहाँ पर गैर मुश्किल में कोई मसला नहीं है। मसला आता है खुनसा मुश्किल में। ऐसा इंसान कि जिसका जेंडर पता नहीं चल रहा। अब खुनसा मुश्किल में भी दो केसेस होते हैं, कहते हैं हालत यास, यानी नाउम्मीदी की हालत। ये वो हालत है कि जहाँ पे जेंडर पता करने का कोई चांस ही नहीं है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि नहीं, मुश्किल है, कि बड़ी मुश्किल है कि पता चल पाए आने वाले वक्त में भी, आइंदा भी, कि ये क्या होगा, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, बताना मुश्किल है। एक होती है हालत रजा, जहाँ पे उम्मीद होती है कि इसका जेंडर वक्त के साथ जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक जेंडर दूसरे पे गालिब आ जाएगा, उस पर वो हुक्म लगा दिया जाएगा, या तो उसे हम मेल बोल देंगे या फीमेल बोल देंगे। लेकिन हालत यास में पता नहीं चलता है। तो ये हालत रजा हो गई, गैर मुश्किल हो गई। यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि अगर वारिसिन रुकते होंगे उस वक्त तक, कि भाई जो डॉक्टर कहता है 3-4 साल रुक जाइए पता चल जाएगा, वारिसिन बोलते हैं अच्छा ठीक है हम रुकने को तैयार हैं, तो फिर 3-4 साल बाद जैसा भी जेंडर रिवील होगा उस टाइम उसका मसला हल करके और शेयर्स दे देंगे सबके। नहीं रुकते होंगे, दो मसले बना लेंगे, जैसे बात हुई मफकूद में। मफकूद में हम डेड और अलाइव बना रहे थे, यहाँ पर हम मेल फीमेल का बना लेंगे, क्योंकि मसला वही है ना, मेल है कि फीमेल वही पता नहीं चल रहा। तो दो अलग अलग मसले बनाएंगे। एक बार इस बच्चे को, इस इंसान को मेल ट्रीट करेंगे, दूसरी बार इसको फीमेल ट्रीट करेंगे। देखेंगे दोनों बनाने के बाद मसले कम कम कहाँ पे कम वाला लीस्ट कब आ रहा है। जो लीस्ट वाले हिस्से होंगे वो वारिसिन को दे दिए जाएंगे, बाकी के बचा के रख लिए जाएंगे, महफूज कर लेंगे। तब तक जब तक कि इस बच्चे का जेंडर क्लियर ना हो जाए। जैसे ही जेंडर क्लियर होगा, ये महफूज हिस्सों को, जो मौकूफ है महफूज हिस्से हैं, इनको इनके वारिसिन पे लौटा दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसका जेंडर क्या है। तो ये हालत रजा और यास, हालत रजा और गैर मुश्किल में कोई मसला नहीं है, बस वक्त का मसला है। हालत यास में मसला पैदा होता है। इसीलिए हालत यास में क्या करना पड़ता है, मसले यहाँ पर भी दो बनाना पड़ते हैं। एक बार उसको मेल ट्रीट करना पड़ता है, एक बार फीमेल। लेकिन आप ये कहें कि जमहूर के नज़दीक जो अमल है वो ये है कि फिर उसको एवरेज दिया जाता है, ना आदमी का दिया जाता है ना औरत का, बल्कि दरमियानी दिया जाता है। और ये चीज़ बाकी सारे वारिसिन के साथ भी हो जाएगी। बाकी सारे वारिसिन को भी फिर उसी तरह से दिया जाएगा, दरमियाना हिस्सा, वसीत, एवरेज। और इसीलिए जैसे अभी तक हम जो मुनासखा देखा या हमने जैसे रद्द के मसले देखे, वहाँ पे हमने एक जामे मसला बनाया था, जामे मसला। तो यहाँ पर जामे वसीत बनता है, यानी एवरेज मसला बनाया जाता है। दोनों का एवरेज कर देते हैं, मेल और फीमेल का जो हिस्से हैं उसको ले करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं, और जो एवरेज है वो दे देते हैं सारे वारिसिन को। तो हमने खुनसा को ना मेल का दिया ना फीमेल का दिया, दरमियाना हिस्सा दे दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यानी जो वारिसिन होंगे, जो फीमेल्स होंगी और मेल्स होंगे, वो ये चाहेंगे कि मतलब इसको, इस बच्चे को कम से कम हिस्सा जाए। ये थिंकिंग है, एक थॉट प्रोसेस है। तो इसीलिए अहले इल्म लेकर के आए कि किसी को भी बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, दरमियानी हिस्सा हम दे देंगे, सब लोग जो है उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे जब वसीयत इनको दे दिया जाएगा, एवरेज हिस्सा। तो उसी जो हालत यास का जो मसला है उसका हल कैसे किया जाएगा, उसी को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए उसको हमने समझाने की कोशिश की है। देखें, मसलन ये बेटी है और एक वलद खुनसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वलद खुनसा। वलद खुनसा से मुराद ये है कि जो ये जो है इसका मतलब ये जो बेटा भी हो सकता है। वलद खुनसा मतलब ये जो जिस इंसान की वफात हुई है, ये जो है उसका भाई है। यहाँ पे असल में कुछ गड़बड़ी है इसमें, इसलिए इस मिसाल को नहीं देखेंगे हम। जो है एक अलग से मैंने मिसाल कॉपी करके रखी है, हम उसको देखेंगे। लेकिन अगर हम ये मान लें मसलन मरने वाला एक मर्द था, और तो ये आप फिलहाल ये मान लें कि ये
मसलन इसकी एक कोई बीवी थी, उसकी औलाद थी, लेकिन ये जो औलाद है इसका जेंडर क्लियर नहीं है। मतलब इसका ये भाई भी हो सकता है, ये जो लड़की है इसका ये भाई भी हो सकता है, इसकी ये बहन भी हो सकती है, लेकिन वही क्लियर नहीं है कि इसको हम क्या, क्योंकि हालत यास है, ये नाउम्मीदी की हालत है, नाउम्मीदी की सिचुएशन है कि वक्त गुजर जाने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। तो उस सूरत में क्या करते हैं कि पहले वाले जो मामला है उसमें इसको हम मेल ट्रीट कर लेते हैं। इसको हमने देखें मेल ट्रीट कर दिया, मरने वाला या मरने वाली जो भी होगा, ये उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। यानी इसका भाई भी हो सकता है इस वाली लड़की का, और बहन भी हो सकती है। पहले वाले में हमने इसको भाई ट्रीट कर लिया, इस वाली का यानी बेटा, मरने वाले का बेटा मान लिया, इब्न मान लिया इसको हमने। तो जब इब्न मान लेंगे तो देखें ये जो सगा भाई है तो इब्न हो गया तो इसको ब्लॉक कर देगा, ये महजूब हो जाएगा। क्यों? ये उखुआ है, उखुआ ब्लॉक हो जाता है। तो 2:1 के रेशो में हम बांटेंगे, 2 हिस्से बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को, 3 हिस्से इनके बन गए, 1 और 2, 3। ये इनका असली मसला हुआ, 1 हिस्सा इधर दे दिया या 2 हिस्से इधर दे दिए, तो ये इनकी एक सिचुएशन बन गई। उसके बाद इसको फीमेल ट्रीट करेंगे, ये जो बच्चा है इसको हम दूसरे मसला जब बनाएंगे तो इसमें फीमेल ट्रीट कर लेंगे। जब फीमेल करेंगे तो अब ये दोनों बेटियां हो गई, अब ये दोनों बेटियां हो गई तो 2 बेटियां 2/3 देंगे, और ये जो सगा भाई अब ये असमा बन जाएगा, और बाकी बचा हुआ माल 1/3 ये ले लेगा। जब असली मसला आप इसका निकालेंगे तो वही 3 से ही आएगा। और देखें 3 से आया तो 2 हिस्से इन दोनों में जा रहे हैं, 2 बेटियों में, तो 1-1 इनको दे दिया और 1 हिस्सा जो है इस भाई को दे दिया। अब देखें यहाँ पर जो मसला है ये 3 से ही और ये भी 3 से है, ठीक है। तो एवरेज निकालते हैं तो हम करते क्या है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम करते क्या है, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है हमको। तो हम क्या करते हैं उसकी जगह कि ये जो मसला है, क्योंकि ये दोनों मसले सेम है, 3 और 3 मसला सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं जामे बनाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा इन एनी केस, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो जो 2 है वो अपने आप नीचे ही आने वाला है। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो गया, और इनको हमने ऐड कर दिया सीधा, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 1 ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ गया। अब ये जो जामे है ये जामे वसीत है, अब ये एवरेज है, ये जो कॉलम है एवरेज दे रहा है। कैसे एवरेज दे रहा है आप पता भी लगा सकते हैं। देखें यहाँ पर 2 हिस्से 3 में से मिल रहे थे, है ना, इसको ये वाले वलद खुंसा को 2 हिस्से 3 में से मिल रहे थे, इसका मतलब क्या है, ये है 66.67%, ठीक है। और यहाँ पर 3 में से एक हिस्सा मिल रहा है जो कि 33.33% है। 33.33 और 66.67 का आप जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। देखें 3/6 कितना होता है, 3/6 कितना होता है, 50% होता है। तो हमने एवरेज दिया है ना, हमने उसको ये एक हिस्सा 3 में से दिया ना 2 हिस्से 3 में से दिए, बल्कि 1 + 2 / 6 दिया है, 1 + 2 / 6 जो कि 3/6 होता है, जो कि 1/2 होता है। तो बस यही प्रोसीजर है इसका, जामे वसीत बनाना है, यहाँ पे आपको एवरेज मसला बनाना है उसका, तो हमने उस चीज को यहाँ पे हल किया है। और अभी ज़वील अरहाम में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पीछे, ये जमाई मौत भी अभी नहीं कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ पर ये हम की मीरास है, उसको भी हम समझ लेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स में चले जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 2-2 3-3 स्लाइड्स है बस। तो फसलुन फी मीरासिल हम, अनबोर्न चाइल्ड फीटस जो होता है उसकी मीरास का मामला क्या है। अब यहाँ पर जो है इसकी जो मीरास का मामला ये होता है कि इसमें चंद चीज़ों का अव्वलन तो ख्याल रखना पड़ता है। इसकी शुरूत क्या है, इसके शुरूत में ये है कि जो हमने पहले देखी थी कि जो वारिस जो है उसकी हयात वो साबित होनी चाहिए मुअर्रिस या मुअर्रस की वफात से पहले, यानी मसलन जो हमल पेट में है ये पता हो कि हाँ भाई ये मौजूद है, उसको जिंदा माना जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कि उसको जिंदा कैसे माना जाएगा, ये इसकी या तो ये कि वो जिंदा अलाइव बाहर आए उससे पता चल जाए, या मेडिकली टेस्ट से पता चल जाए कि जब मुअर्रस की मौत हुई थी, तो आजकल तो आसान है ये चीज़, मुश्किल नहीं है इस चीज़ को पता करना, सोनोग्राफी वगैरह से डॉक्टर बता सकते हैं कि भाई ये बच्चा जो है जब इसकी बाप की मसलन वफात हुई तो बच्चा जिंदा था कि नहीं था, पेट में पता चल जाता है, वो क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है, उससे पता चल जाए। दूसरा जो है, जो हदीस मौजूद है सुनन इब्न माजा में कि एक बच्चे को किस वक्त आप मानेंगे कि वो यानी हया जिंदा, भले उसके बाद फिर वो 1 मिनट के बाद मर जाए, लेकिन उसको जिंदा किस हालत में माना जाएगा,
तो कहते हैं यारी ला यरिसु सबीयु हत्ता यस्तहिल्ला सारिखन, कि ये जो सभी जो बच्चा है वो उस वक्त तक मीरास में हिस्सा नहीं पाएगा जब तक कि वो सारिख कहते हैं, सरख सरख कहते हैं चिल्लाने को, यानी जो बच्चा चीखता है ना दुनिया में आने के बाद रोता है, तो जब वो चीख मार दे तो समझ लें कि वो चीख मारना उसका वही ये माना जाएगा कि ये वो जिंदा है। ठीक है, इसीलिए आगे इमाम इब्न माजा कहते हैं कि वस्तिहलालुहु अन यबकी व यसीहा व यातिसा, इस्तिहलाल का माना ये होता है कि या तो बच्चा रोए, या जो है बच्चा आवाज निकाले चीखे, या वो छींके। ये तीन में से कोई एक चीज अगर होती है तो कहते हैं इसके मुराद ये है कि उसको जिंदा मान लिया। फिर उसके बाद भले मर जाए, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद अगर मर भी जाता है तो बच्चे को जिंदा माना जाएगा इन 3 चीजों की बुनियाद पर, या तो वो रोए, या वो चीखे, या फिर वो छीके। तो इन 3 में से अगर कोई चीज होती है तो बच्चा उसको जो है माना जाएगा कि अब जिंदा दुनिया में आया है, यानी कि मुअर्रिस की मौत के वक्त इसको जिंदा मान लिया जाएगा और इसको फिर हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस मसले का हल कदीमन पुराने वक्त में कैसे हुआ करता था, 6 मसले बनाते थे वो लोग, क्योंकि उस टाइम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी कि सोनोग्राफी वगैरह से पता चल जाए कि पेट में बच्चा का जेंडर क्या है, वो नहीं पता चल पाता था। तो वो 6 मसले बनाया करते थे। एक बार बच्चे को, जैसे अभी हमने मफकूद में 2 मसले बनाए, ठीक है ना, डेड और अलाइव, इसी तरह से खुनसा वाले में हमने मेल और फीमेल मान के करा, वैसे यहाँ पर वो लोग 6 मसले बनाया करते थे। एक बार उसको डेड मान के बनाते थे, फिर एक बार उसको मेल मानते थे, एक बार फीमेल, फिर 2 मेल्स, फिर 2 फीमेल्स, फिर 1 मेल और 1 फीमेल पैदा हो रहे हैं ऐसा मानते थे जुड़वा में। तो जुड़वा में या तो दोनों मेल्स होंगे, जुड़वा में दोनों फीमेल्स होंगे, या जुड़वा में 1 मेल और 1 फीमेल होगा, ये मानते थे वो कि अंदर इस तरह से हैं। और इस बुनियाद पर वो 6 मसले बना करके इसको हल करते थे। लेकिन अब जो है, आज जो है वक्त ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई ममालिक तो ऐसे हैं, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर तो यहाँ तक कि जेंडर भी बता दिया जाता है। वहाँ पे इलीगल नहीं है ये करना, यानी लीगली ये किया जा सकता है, जेंडर वो बता देते हैं। तो वैसी सूरत में अब ये सारे हालात तो मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर जेंडर पता चल जाता है, वो बता देता है डॉक्टर। हमारा मुल्क जो है यहाँ पर लीगली अलाउड नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ जेंडर पता नहीं चलता। हाँ, इतना जरूर पता चल जाएगा कि जुड़वा है या नहीं। तो इस ये जो 3 ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी में से इसको हटाए जा सकते हैं, तो ये जो है इसको हम खत्म कर सकते हैं, फिर हमारा मसला 3 पर आकर ही अटक जाएगा। ठीक है, हमारे मुल्क की बात है। अब दूसरे मुल्कों में तो ये भी अब खत्म हो गया, जहाँ पर एग्जैक्टली जेंडर बता दिया जाता है कि भाई बच्चा मेल है या फीमेल है, जो भी है, तो फिर वो उस मसले को आसानी से, वहाँ पर ये सारे मसले नहीं आते, फिर उसको बता दिया, आप मेल मान करके उसको मसले को हल कर लें। हमारे मुल्क में मसला है कि ये जेंडर नहीं बताया जाता लीगली। इलीगली तो बहुत कुछ होता है, लेकिन लीगली ये नहीं किया जा सकता, गलत है। तो उस केस में 3 मसले बनाए जाते हैं, तो इन्हीं 3 मसलों को बना करके जो मसला है मीरास का उसको हल किया जाता है। ठीक है, और कदीमन तो अभी हमने तो यही सुना है कि, क्योंकि ये पॉइंट निकला है इसीलिए हम ये सुनते आए हैं कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 9 मंथ्स होता है। लेकिन कदीमन पुराने दौर में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहीमहुल्लाह के दौर में कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, 48 मंथ्स का उनका जो है गेस्टेशन पीरियड था, तो 48 महीने, 4 साल। और एक नहीं, जितने भी बच्चे उस घर में हुए 4-4 साल बाद ही हुए। अब अल्लाह आलम, क्योंकि उनके पास वो तरीके नहीं हुआ करते थे कि वो पता करें कि प्रेगनेंसी शुरू कब से हुई है। वो एक ही साइन को ले लिया करते थे, समझते थे बस यही साइन है जो प्रेगनेंसी की अलामत हो सकती है, कि पीरियड मेंसेस आना बंद हो गए तो बस मान लेते थे, हो सकता है किसी और वजह से भी बंद हुए हों। लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह से हमने प्रेगनेंसीज देखी जहाँ 4-4 साल के बाद, यानी 4 साल के बाद डिलीवरी हुई, और बच्चा जब बाहर आता था तो अच्छे खासे बाल और दांत हुआ करते थे, वो कहते थे कि इस तरह हमने देखा। और ये तो बहुत, हम कह रहे हैं कि बहुत पीछे के वक्त में हम चले गए। शेख बिन बाज रहीमहुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने अपने दौर में देखा है कि 7 या 8 साल की प्रेगनेंसी, गेस्टेशन पीरियड जो था 7 या 8 साल का, कहते हैं उनके दौर में उन्होंने देखा। तो इस तरह की भी अजीब व गरीब बातें सामने आई हैं। हालांकि डॉक्टर्स इनकार करते हैं और कहते हैं कि 9 महीने के बाद अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी ऊपर हो जाए तो बच्चे के लिए खतरा है। लेकिन अल्लाह आलम, ये हमने जो सुना है ये आपको उसको शेयर किया। तो देखें, ये एक मिसाल है जहाँ पर एक मरने वाले की, एक वफात हुई एक आदमी की, उसकी एक बीवी है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है, और ये जो बीवी है इसके पेट में एक हमल है। ये जो बीवी यहाँ पे बची है इसके पेट में इस मरने वाले का हमल मौजूद है, और मरने वाले का एक बाप है, ये इनके वारिसीन में से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे,
1 2 3 ऐसे 3 मसले बनाएंगे। एक बार इस बच्चे को जो अभी हमल पेट में है, इसको हम ये मान लेंगे कि जिंदा नहीं है, या दुनिया में जब आता है तो जिंदा नहीं आएगा, ये माना जाएगा इसको। तो एक बार मुर्दा मान लेंगे, एक बार इसको मेल मानेंगे, एक बार इसको फीमेल मानेंगे, ठीक है। और इस तरह से मसले को हल करेंगे। अब क्या है, जौजा को कितना देंगे, क्योंकि फरवारी से तो 1/8 देंगे। इसको हमने तो मुर्दा ही मान लिया है, तो है ही नहीं, तो बस एक बेटा एक बेटी है, दोनों असबा हैं, 2 और 1 3 हेड काउंट्स हैं, ये 3 हेड काउंट्स है, और एक बाप है जो 1/6 ले लेगा क्योंकि फरवारिस मौजूद है, तो असबा नहीं बनेगा। अब आप जब असले मसला बनाएंगे तो 8 3 24 हुआ, 3 हिस्से आपने बीवी को दिए, 4 हिस्से बाप को दिए, और बाकी बचे 17 हिस्से इन भाई बहनों में चले गए। अब क्योंकि ये 3 भाई बहन है, तो यहाँ पे 17 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, तो ये कसर आ रहा है, इनके सारे यहाँ पर कसर आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन को दूर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, जो ये इनका अदद रूस है, इनका हेड काउंट है, उससे आपने इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो कॉलम है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से। तो ये गलती से मैंने ये 3 यहाँ पे लिखा है, असल में 3 इसके ऊपर लिखा होना चाहिए। तो ये 3 यहाँ से इस पूरे कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 9, और 17 इंटू 3 51 होता है, और 51 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 17 आ जाएगा। इसका मतलब 17 हिस्से बेटी के और 34 हिस्से बेटे के हो गए, और उसके बाद 4 3 12 जो है बाप के, तो 12 हमने यहाँ पर लिख दिए। तो ये वाला कॉलम हमारा पूरा हो गया। ये कॉलम अभी ब्लैंक रहेगा, ये तस्हीह होगी बाद में, कैसे होगी वो भी देखते हैं। उसके बाद जब दूसरा मसला बनाएंगे, तो ये जो बच्चा है, ये जो हमल है, इसको हमने क्या मान लिया कि ये बेटा होने वाला, लड़का रहेगा ये। तो अब 2 बेटे हो गए, 1 और 2, और एक बेटी हो गई, तो 2 2 4 और 1 5 हो गए अब ये, ठीक है। बाकी ये सब ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जौजा वगैरह का हिस्सा फिर से मसला 24 से ही बनेगा, 3 17 4। बस अब ये है कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अदद रूस जो है हेड काउंट 5 हो गया, तो ये वाला जो कॉलम है इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर शिफ्ट हो गए 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो गया, 24 इंटू 5 120 हो गया। और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद ये 17, और ये दोनों को 34 34 देंगे, और ये 5 4 20, इसको ऐड करें 120 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट मसला जो बनेगा, इसको फीमेल मान लें, पूरे कॉलम को, ये बच्चे को फीमेल मान लें, और उसके बाद इनको इनके हिस्से दें, तो अब ये हो जाएगा 2 बेटी और 1 बेटा हो गए, यानी कि 2 और 2 4 हो गए। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पर देखें इस कॉलम को तस्हीह के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कसर आ रही है, 17/4 अभी भी डेसिमल आ रहा है। तो हमने इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 3 12, और ये 17 17 और 34 हो गए, और 4 4 16 हो गए। अब देखें ये सारे नंबर्स अलग अलग हैं, हमने पहले भी कहा है ना, मैंगो ऑरेंजेस, तो आपको इन सबको ऑरेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपको जो भी पसंद है फ्रूट उसमें कन्वर्ट करें, लेकिन सबको एक कर दें बस। तो ये 96 को आप इन सबको एक बना दें। बहरहाल या तो आप कोई भी एक नंबर, वो कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, इसका इसका और इसका एलसीएम निकालें। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो पता चलेगा कि एलसीएम आता है 1440, ठीक है ना, निकाल के देख लेना आप बाद में। इसका एलसीएम 1440 आएगा। 1440 बनाएंगे कैसे इसको, तो हर एक को, मसलन 72 को अगर 1440 बनाना है तो उसे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 को 1440 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 उधर चला गया, ये इधर आना चाहिए इसके ऊपर। और 96 को 1440 बनाना है तो उसे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो कॉमन, लीस्ट कॉमन नंबर यही है। इसके अलावा और कोई नंबर 1440 से कम नंबर कोई हो ही नहीं सकता है जो इन तीनों को सेम बना दे, वो ही लीस्ट कॉमन नंबर है। इसीलिए हमने इन सबको 1440 बना दिया। तो ये कॉलम इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तस्हीह हो रही है, सबको हमने यहाँ पे ऑरेंजेस बना दिया है। ये सब मिक्स थे अभी फ्रूट्स, तो सबको हमने ऑरेंज बना दिया ताकि कंपैरिजन किया जा सके। तो जब 1440 बनाया तो इस कॉलम को 20 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको यहाँ लिख दिया। इस कॉलम को 12 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको यहाँ लिख दिया। और इस कॉलम को 15 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको यहाँ लिख दिया। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम ये देखेंगे कि मिनिमम शेयर्स हम दे देंगे, जो कम से कम जिसको शेयर दिए जा रहे हैं वो दे देंगे। तो अब इन तीनों पे जब आप गौर करेंगे तो देखें, जौजा को 180 180 180, तीनों सिचुएशन में उसके शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पूरा दे देंगे इसको, बीवी को पूरा दे देंगे कि आप जाइए। यहाँ पर गौर करें, 680 408 और 510, तो सबसे कम 408 है, तो हम सबसे कम वाला, क्योंकि ये सबसे कम क्या है, इस फिगर में भी ये आ रहा है, इस फिगर में भी वो आता है, तो इतना तो इसे हमें देना ही देना है, चाहे जो भी हो जाए, तो इसको दे देंगे, 408 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे गौर करें तो 204 कम है सबसे, तो इस वाली जो बेटी है उसको 204 दे दिया जाएगा।
ये वाला तो मसला ही है, इसका ही तो मसला है, इसलिए इसको हम इसके महफूज करके रखना है, इसके बैलेंस हमको रखना है, तो यहाँ हमने डैश कर दिया। और लास्ट वाले में आप देखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बाप के भी 240 बाप को दे दिए जाएंगे। अब ये जो बचे हैं 408 हैं, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1440 में से आप इसको जब माइनस करेंगे तो पता चलेगा 408 आपने महफूज करके रख लिए, जो कि ये देखेंगे ये वाला जो फिगर है 408 का, ये आपने महफूज करके रखे हैं जो इसके हैं। अब देखा जाएगा कि अब ये कौन है, जब मसलन जब भी विरादत होगी तो पता चल जाएगा। बेटा होगा तो फिर उसको इस हिसाब से देंगे, यहाँ पर जो उसको मिले हैं जैसे 408 है, बेटा था तो 408 है तो 408 इसको दे दिए जाएंगे। अगर बेटा हुआ तो ये 408 ऐसे के ऐसे यहाँ चले जाएंगे। अगर बेटी हुई तो 255 देंगे, और फिर इनमें से जहां जहां कम हुए थे, जैसे देखें यहाँ से हमने 510 में से इसको 408 ही दिए तो बैलेंस इसको देंगे, फिर ये 255 में से 204 ही दिए, थोड़े से यहाँ देंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि 255 और 408 का जो डिफरेंस है वही बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये शेयर इसीलिए हमने 408 एक साइड पे बचा के रख लिए थे, जो कि बच्चे की विलादत के बाद वो शेयर्स डिपेंडिंग ऑन के इस बच्चे का जेंडर क्या है उस हिसाब से इसको दे दिया जाएगा। बेटा होगा तो पूरे यहाँ दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। बेटी हुई तो फिर ये 255 दे के बाकी जो कम किए थे उनको दे देंगे, और अगर मुर्दा हुआ तो फिर उस हिसाब से जो है ये 408 जो है फिर इसके इस टेबल के हिसाब से इसके वारिसीन में लौटाए जाएंगे। भाई मुर्दा हो गया तो ये 408 जो बचे हुए हैं इस टेबल के हिसाब से जितना शॉर्टफॉल हो रहा है, देखिए 408 और 680 जो कम हो रहा था, इसके 680 करने के लिए 408 में से इसको दे देंगे। 204 और 340 जो शॉर्टफॉल हो रहा था वो इसको दे देंगे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो पता चला 408 ही शेयर्स होंगे जो इनमें वापस लौटा दिए जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि बच्चा फिर डेड होता है, मेल होता है, फीमेल होता है। इसमें फायदा ये है कि किसी को ज्यादा नहीं जाएगा, वाने वापस लेने का मसला नहीं है। वरना क्या होगा कि अगर आप मेल मान के कर दिए, सबको ये ज्यादा ज्यादा दे दिए तो इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये जिंदा हो गया तो यानी मसलन डेड मान के आपने इसको विरासत में इसको मीरास तकसीम कर दी तो इसको इसका हिस्सा कुछ भी नहीं रखा आपने, फिर इनसे वापस कैसे लोगे अगर बच्चा मेल या फीमेल पैदा होता है। तो ये इसका बेनिफिट है। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है मसला हल करने के लिए, लेकिन क्योंकि मादी मामला है, माल से रिलेटेड है, इसलिए इतनी तो मशक्क़त करना बनता है ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज इसकी कुछ है वो उसको कर लेते हैं। मैं दूसरी एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। इतना बात आपको आ गई समझ में? इतनी बात हो गई ना क्लियर आप लोगों को? भाई यहाँ तक जो हमने बात की खुनसा की और हमल की मीरास की, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? रिस्पांस दे दें ज़रा। ये आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, पता चल गया। ठीक है, अब हम कुछ मिसालों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो मसला है ये खुनसा का है। खुनसा, ये देखें, ठीक है ना, खुनसा का मसला है। और अब इस मसले में देखें हो क्या रहा है। मरने वाले के वारिसीन में एक बेटी है, एक वलद इब्न खुनसा। वलद इब्न खुनसा मतलब, वलद इब्न खुनसा का मतलब ये है कि ये पोता या पोती हो सकता है। वलद इब्न लिखा है ना, यानी बेटे का बच्चा है ये। वलद इसलिए लिखते हैं क्योंकि वलद लफ्ज का इतलाक अरबी में मेल और फीमेल दोनों पर होता है। तो यहाँ पे इब्न इब्न नहीं लिखा, इब्नुल इब्न लिखते तो मालूम होता पोता है, बिन्तुल इब्न लिखते तो पोती है, लेकिन वलद इब्न खुनसा लिख करके हमें बता दिया कि ये जो वलद है ये मेल फीमेल क्या है ये पता नहीं है। ये हालत यास है, नाउम्मीदी वाली हालत है, जिसमें कि पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है। तो वलद इब्न से मुराद है कि ये पोता भी हो सकता है, पोती भी। तो इसे एक बार हम जब जकर मानेंगे तो इसे पोता मानेंगे, और जब फीमेल मानेंगे तो इसे पोती मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये पोती और ये पोता। ठीक है, अब इसको जब पहले मसला हल करेंगे तो इसे हम पोता मान के मसला हल करेंगे। तो पोता मानेंगे तो बेटी को हम देंगे 1/2, ठीक है ना, अकेली है, और ये पोता है तो ये आसबा बन जाएगा, बनेगा ना आसबा। और अम शकीक जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर के दर्जे से बुनुआ में से मौजूद है। ये हमने इसको मेल माना है ना, पोता मान लिया, तो ये बुनुआ में से है तो ये ब्लॉक कर देगा।
तो इनको जब ये ज़कर होगा तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। असली मसला 2 से बनेगा यहाँ पे, जिसमें से हमने एक हिस्सा दे दिया बेटी को और बाकी बचा हुआ एक हिस्सा दे दिया इस बच्चे को, मेल मान के हमने पोता मान के दे दिया। दूसरी सिचुएशन में इसको पोती मानेंगे। जब पोती मानेंगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसका आधा होगा, इसका कितना होगा बताएं, पोती का क्या होगा, पोती को क्या देंगे, स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? नहीं, 2/3 कैसे होगा भाई पोती का? हाँ 1/6 होगा। हाँ तकमीलत सुलूसैन, ठीक है ना, तकमीलत सुलूसैन के लिए हम इसको 1/6 देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/6, और ये जो है असबा बनेगा। अब ये असबा बन जाएगा, चचा जो है सगा चचा असबा बनेगा। अब देखें असली मसला 6 से बना, 3 हिस्से दे दिए बेटी को, एक हिस्सा ये पोती जिसको मान लिया हमने, ये वाले बच्चे को फीमेल मान लिया पोती, और बचे हुए जो है 2 हिस्से चचा के पास चलेगा, 3 1 2। अब देखें यहाँ पर ये 6 है, ये 2 है, तो बात मसला वही आ रहा है मैंगो ऑरेंजेस का, हमको दोनों को ऑरेंजेस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तो ये 6 है, इसको 6 बना दें, बस सीधी सी बात है, 2 और 6 का एलसीएम 6 ही आने वाला है। तो इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग कलर ले लेते हैं इसको, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये तो इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब देखें ये दोनों 6 हैं, ठीक है। जामे मसला आप जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे 12, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 6, 3 + 1 4, और ये 2, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 2, तो देखिए 6 4 10 और 2 12, 12 आ गए, इसीलिए हमने 6 × 2 12 कर दिया उसको। अब जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे ना, तो परसेंटेज आप निकालेंगे तो दरमियानी परसेंटेज आएगा, एवरेज आएगा इनका। देखें यहाँ पर जब आप दे रहे थे उसको, तो इस बच्चे को आप 50% दे रहे थे, देखें ना 1/2 कितना होता है, 50% होता है। और यहाँ पे देखें 1/6 कितना होता है, ये होता है कुछ 16.67% होता है 1/6। यहाँ पे देखें आप कितना दे रहे हैं, 4/12 होता है एक्चुअल में 1/3, जो होता है 33.33%। अब आप इसका और इसका एवरेज निकाल के देख लें, अगर कैलकुलेटर वगैरह आपके पास हो, 15 + 16.67 जब आप करेंगे तो 66.6667 ऐसा आता है, 667, इसे 2 से डिवाइड करें, 33.3333 ऐसा चलते रहेगा, तो ये आ जाएगा। तो हमने एवरेज दे दिया है इस बच्चे को, ये जो वलद है, जो खुंसा है, इसको हमने एवरेज दिया है, इसीलिए इसको जामे वसीत कहा जाता है। एवरेज जो है जामे बनाया मसला, तो यहाँ पर एवरेज दिया है हमने इसको, ठीक है। ये बात आई आप लोगों को समझ में, हमने क्या किया है? हाँ जी, फीडबैक दें, बात आ गई समझ में? तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, कमेंट करें भाई। टू से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, जैसे मैंने पहले भी समझाया। देखिए एवरेज करते कैसे हैं वो बताएं। एवरेज हम जब करते हैं तो किसी भी चीज़ का, मसलन 2 नंबर्स अगर हैं, एक नंबर 5 है और एक नंबर 7 है, इसका एवरेज आपको करना है तो आप कैसे करोगे एवरेज? कैसे निकालते हैं एवरेज? 5 और 7 का एवरेज निकालना है आपको। हाँ, तो टोटल स्कोर मतलब ऐड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 और 5,7 कितने आइटम्स हैं? नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ, वो तो आप ठीक है 12 आपने, मैं कह रहा हूँ 5 और 7 हमने जो अभी एग्जांपल यहाँ लिखा है, ये आइटम कितने हैं? ये आइटम 1 और 2, 2 आइटम है ना? हाँ 2 आइटम है, तो हमने क्या किया, स्कोर के लिए टोटल स्कोर क्या हो गया, 5 + 7, और नंबर ऑफ आइटम्स 2 है, तो 5 + 7 12 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। 5 + 7
डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितना आ गया 6 आ गया। वही चीज यहाँ भी की है हमने, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 हुआ, और वो 2 कितने में से, वो 6 में से। भाई देखें 3 + 1 ये इसका टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो मसले हैं ये, एक मसला मेल का एक फीमेल का, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया आप देखेंगे तो ये 2 हो गया ना, 4 डिवाइड बाय 2 2। लेकिन ये 2 कितने में से है, हिस्से कितने हैं, ये 6 में से है ना, 6 में से है, नहीं है वो 6 में से है असलन। तो 2 डिवाइड बाय 6 कितना हो रहा है, 1/3 तो हो रहा है। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, इंस्टेड ऑफ ये कि हम यहाँ पे डिवीजन वगैरह करें, हमने क्या करा, असले मसला को डबल कर दिया, क्योंकि वो भी तो नीचे ही जाने वाला है, डिनोमिनेटर में जाएगा ना 12। जब हम कहेंगे हिस्से कितने हुए, हम कहेंगे 4/12, तो 4/12 को आप कैसे लिख सकते हो, 4/2 × 6 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो ये देखें वही तो बात हो गई, 4 डिवाइडेड बाय 2 जो हमने करा, 4 डिवाइड बाय 2, और ये 6 जो है वो तो मसला ही है उसका। तो चाहे आप इस मसले को डबल कर दें और उसको 12 बना दें, या चाहे आप इसमें मेहनत करके 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 फिर उसको 2 लिखें, सामने वाले को समझाने में दिक्कत आए ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसलिए आसान तरीका अहले इल्म बताते हैं कि ये जो मसला है असले मसला, इसको आप 2 से दर्ब दे दें और उसके बाद में इसको सिंपली ऐड कर दें, तो बात वही होगी, चाहे कान ऐसे पकड़ें चाहे कान वैसे पकड़ें। तो ये वजह है इसको 2 से दर्ब देने की, क्योंकि दो मसले हैं वहां पे, एक मेल का और एक फीमेल का मसला है, दो मसले हैं तो 2 से दर्ब दिया। मसले 3 हो जाते तो 3 से दर्ब देना पड़ता, लेकिन 3 मसले हो ही नहीं सकते, या तो मेल होगा या फीमेल होगा वो बच्चा, तो इसीलिए हमेशा इसको 2 से दर्ब दिया जाएगा। ठीक है, बात हो गई क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज तखारुज भी एक कर लें, इसीलिए ये एक और मसला देखेंगे, फिर हम का एक मसला देखेंगे। अब देखें यहाँ पर वलद खुनसा कहा है, यहाँ पर इसको वलद खुनसा कहा है। वलद खुनसा जब कहा हो तो ये आप इसको समझा जाएगा ये भाई है, तो मरने वाले का भाई, ठीक है ना। इब्न खुनसा लिखा हो तो मरने वाले का बेटा, वलद खुनसा मतलब मरने वाले का भाई है, ये जो भी मरने वाला है उसका ये भाई है। तो अगर ये भाई है, भाई मानेंगे तो मगर इसमें मसला आएगा, वरना ये क्या है दोनों सूरतों में ब्लॉक कर देगा, तो इसे हम बेटा ही मानते हैं, बेटा या बेटी ट्रीट करते हैं, वरना क्या है इसको अगर भाई मानेंगे ना तो ये तो किसी भी सूरत में हिस्सा नहीं पाएगा, क्योंकि ये पोता मौजूद है। तो इसको एक बार बेटा और एक बार बेटी ट्रीट करते हैं, बेटा और बेटी। अब जब आप बेटा और बेटी ट्रीट करेंगे तो ये जो बिन्त है इसको, पोता यहाँ मौजूद है, एक बेटी है, और ये बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम इसको बेटा अगर ट्रीट कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक होगा नहीं होगा पोता, अगर हम उस बच्चे को जो खुनसा है उसे अगर बेटा मान लें तो पोता ब्लॉक होगा ना, हाँ ठीक है ना। जो वास्ता होता है वो जुल वास्ते को ब्लॉक कर देता है, वास्ते की मौजूदगी में जुल वास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये हमने हज का कायदा पढ़ा है। तो ये तो हो गया ब्लॉक, और ये इसको हमने 2 ट्रीट किया, इसको 1 किया, तो ये 1 2 असले मसला 3 से बना, ठीक है ना। 2:1 लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो 2 और 1 कुल मिला के 3 हो गए। दूसरे केस में इसको जब आप बेटी ट्रीट करोगे ये वाले बच्चे को, तब ये बेटी ये बेटी, अब 2 बेटियां हो गई, तो इन दोनों का 2/3 हो गया, ठीक है ना। 2 बेटियां, इनको 2/3 दिया, और ये पोता असबा बन गया, पोता असबा बन गया। अब असले मसला यहाँ पर अभी भी 3 से ही है, जब 3 से है तो बेटियों को कितना चला गया 2, मतलब 1 और 1 इसको दे सकते हैं और बचा हुआ 1 इसको दे दें, तो 1 1 1। अब यहाँ पे आपको कोई भी तस्हीह वगैरह करने की, इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों के दोनों ऑरेंजेस हैं, 3 ऑरेंज दोनों जगह है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अभी हमने समझा दिया, और उसके बाद इनको आप प्लस कर देंगे, ये 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, और ये 1 हो गया, तो ये 6 हो गए पूरे, 2 3 5 और 1 6। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बच्चा है इसको आपने एवरेज दिया है ना, आपने इसको 33% दिया है ना, आपने 66% दिया है। 33.33% होता है फीमेल मानकर, और मेल मानकर 66.66% होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 100% आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 50% आएगा। वही यहाँ पे हुआ है, 3 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 50% होता है, क्योंकि ये 1/2 हो जाता है, तो ये 50% होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस मसले को हल कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ खुनसा वाला अभी
क्लियर है। ये रेयर है, ऐसा बहुत नादिर वकू है कि बहुत रेयरली इस तरह से आता है। हाँ यही तो होता है भाई, एवरेज इसीलिए तो कह रहे हैं हम उसको ना, इसको बेटा और बेटी के दरमियान का हिस्सा दे रहे हैं, इसलिए बेटे से कम दिया जाएगा, बेटी से ज्यादा दिया जाएगा, बेटी से कम दिया जाएगा और बेटे से ज्यादा दिया जाएगा। देखें, बेटी से कम और बेटी से ज्यादा, बेटे से कम, इसीलिए दरमियाना हिस्सा है इसको, ना 66 है ना 33 है, बीच का हिस्सा है, क्योंकि पता नहीं है उसका जेंडर कि वो क्या है, तो दरमियाना हिस्सा उसको दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, अभी हम करेंगे ये हमल का मसला। हमल का मसला एक मसला इसका हल कर लेंगे तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखें, मरने वाले का एक माँ शरीक भाई है, एक माँ है और एक वलद। अब मतलब ये है कि ये बच्चा, अच्छा ये भी खुनसा का ही है, तो इसको अब नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग कर लेना, ये भी खुनसा का मसला है। वलद अब से मुराद ये है कि या तो ये आखिरी, अब या तो ये बाप शरीक भाई होगा मरने वाले का, या बाप शरीक बहन होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बाप शरीक भाई या बाप शरीक बहन, मेल में बाप शरीक भाई मानेंगे, फीमेल में बाप शरीक बहन मानेंगे इसको, और उसके बाद दो मसले हल करके वही आप जामे वसीत करके इसको निकाल सकते हैं। तो वलद आपसे मुराद है या तो ये मरने वाले का बाप शरीक भाई मानेंगे इसको, या बाप शरीक बहन मानेंगे। ये जो है ये हमल का मसला है। तो इसमें देखें, मरने वाले की माँ है, मरने वाले का बाप है, और बेटे की जौजा जो है वो प्रेग्नेंट है। बेटे की जौजा, बेटे की वाइफ, यानी बेटे की वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो ये जो बच्चा है ये जो है पोता या पोती में से कुछ हो सकता है। ठीक है ना, ये पोता या पोती में से कुछ हो सकता है। तो इसको आप एक बार मेल मानेंगे, एक बार फीमेल मानेंगे और एक बार मैयत मान के मसले को हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब डेड मान लेंगे तो यहाँ पे आप डैश लगा दें, और माँ और बाप अकेले फिर वारिस जब होंगे तो माँ को कितना दिया जाएगा, जब ये बच्चा नहीं है तो माँ को हम देंगे 1/3, क्योंकि फर वारिस मौजूद नहीं है। बाप असवा बन जाएगा, फर वारिस नहीं है। असले मसला 3 से हुआ, माँ को 1 दे दिए, बाप को 2 दे दिए, ले ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये मसला हल हो गया। सेकंड वाला, इसको आप पोता ट्रीट कर लें, मरने वाले का, मरने वाले का पोता ट्रीट कर लें, बेटा ट्रीट कर लें, जो भी ट्रीट कर लें, है बुनुआ में से ये। ठीक है, ये है बुनुआ में से, क्योंकि बेटे की बीवी हामिल है, तो ये बुनुआ में से है। तो आप इसको जब मेल ट्रीट करेंगे तो अब बाप जो है अब असबा नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, बाप असबा नहीं रह जाएगा, बल्कि बाप को 1/6 दिया जाएगा, क्योंकि ये मेल है अब यहाँ पर। और माँ जो है इसको भी अब 1/3 नहीं मिलेगा, क्योंकि फर वारिस मौजूद है, तो माँ को भी 1/6 मिलेगा। और अब ये बच्चा असबा होगा, क्योंकि ये जकर है, बुनुआ में से है ये, तो इसको ये असबा बनेगा। तो अब देखें, असली मसला 6 से बना, 1 1 और 4, 1 1 4 आपने दे दिए इसके हिसाब से। उसके बाद जो फीमेल है इसको फीमेल ट्रीट करें। जब इसको फीमेल ट्रीट करेंगे तो अब क्योंकि फीमेल भी है तो ये फुरू में से ही है, फुरू में से ही है फीमेल, तो इसका मतलब बाप जो है अब 1/6 प्लस असबा पाएगा। इसको यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, 1/6 प्लस असबा के तौर पे ये हिस्सा लेगा। और माँ जो है, क्योंकि फर वारिस मौजूद है, ये भाई पोता पोती या बेटा बेटी जो होते हैं फर फुरू में आते हैं, तो जब फुरू मौजूद हो तो माँ का हिस्सा 1/6 ही हो जाता है, माँ का हिस्सा 1/6 है। और ये जो फीमेल है, ये जो पोती है, क्योंकि ये लड़की है, इसको 1/2 दिया जाएगा। ठीक है, अकेली है, ये 1/2 पाएगी। अब आप मसला जब बनाएंगे तो 6 से ही बनेगा मसला, यहाँ पर भी 6 से बनेगा, और यहाँ पर 6 से बन गया तो एक यहाँ पे दिया आपने, इसको पहले 1 दे देंगे हम, ये 1/6 के हिसाब से, और इसको 3 दे देंगे, 3 4 5 जो बचा वो अब बाप को असबा के तौर पे चले जाएगा, तो 2 हो गए हिस्से, तो 1 2 3 इस तरह से। अब देखें, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि ये वाला अभी ऑरेंज नहीं है, ये दोनों तो ऑरेंज नज़र आ रहे हैं, ये ऑरेंज नहीं है, इसको ऑरेंज बनाना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, और ना हम कंपेयर कैसे करेंगे, एप्पल्स को एप्पल से और ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से ही तो कंपेयर करना है। तो 3 इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये जो है 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 6, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, इनको कंपेयर करना है हमको, ये नंबर और रेड वाला तो यहाँ है ही, ये नंबर। अब आप जब जामे देखेंगे तो 6 से है जामे, और कंपेयर करें, मिनिमम कितना है, 1 शेयर मिनिमम है, 1 1 2 1 मिनिमम है, तो यहाँ पर 1 हम जो है माँ को दे देंगे। यहाँ पर मिनिमम क्या है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर बाप को भी 1 शेयर दे दिया जाएगा,
और यहाँ पर ये जो हमल की मीरास है इसकी तो हमको रोक के ही रखना है, तो इसको हमने रोक के यहाँ पे मौकूफ रखा है। तो 4 हिस्से जो हैं हमने बचा लिए हैं। देखिए 4 हिस्से हमने बचाए। अब देखें अगर ये मेल होता है तो ये 4 हिस्से यहाँ चले जाएंगे। अगर ये डेड होता है, मुर्दा पैदा होता है बच्चा, तो ये जो 4 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से ये बाप और माँ के पास वापस लौटा दिए जाएंगे। 3 हिस्से यहाँ पर जाएंगे और 1 हिस्सा यहाँ पर। तो देखें 2 और 4 हो जाएंगे ना, 2 और 4 हो जाएंगे और 6 हो जाएगा। तो अगर मुर्दा बच्चा पैदा होता है तो बाप को 3 दे देंगे जो बचा के रखे थे, जो भी पीरियड है उसके बाद पता चल जाएगा, और 1 हिस्सा माँ को दे दिया जाएगा। तो 3 और 1 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। अगर ये फीमेल होता है तो फीमेल होने की सूरत में इस बच्चे को 3 दिए जाएंगे और बाप का जो 1 हिस्सा कम हुआ था वो 1 हिस्सा यहाँ दे देंगे, बाकी माँ को तो हमने दे ही दिया था 1 हिस्सा। तो इस तरह से ये मैक्सिमम पॉसिबल हिस्सों को रोक लिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही हैं जो इसको जा रहे हैं, उतने हम यहाँ पर मौकूफ कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं। और फिर सिचुएशन को देख करके जैसी भी हालात होते हैं आने वाले वक्त में, बच्चा मुर्दा होता है, मेल होता है, फीमेल होता है, उस हिसाब से इसके हिस्सों को उसको दे दिया जाता है। तो ये हमल की मीरास है। क्लियर हो गई आप लोगों को ये? हालत यास का आप क्या पूछ रहे थे? वो तो खुनसा की बात थी। जितना भी हमने अभी जो जितने मसले हल किए हैं खुनसा के सब हालत यास वाले ही हैं। सब के सब हालत यास उन्हीं उसी मसले में एवरेज दिया जाता है। हालत रजा होगी तो एवरेज देने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पर इसी तरह से जैसे अभी हम हमल का मसला हल कर रहे हैं ना, हालत रजा में वैसा ही मसला हल किया जाएगा। 2 मसले बनेंगे मेल और फीमेल के, और मिनिमम दिया जाएगा वारिसीन को, और बाकी का महफूज करके रखा जाएगा। फिर जब बच्चे के जेंडर वाजे हो जाएगा आने वाले 2 3 4 5 साल में, तो उसके हिसाब से बचे हुए हिस्सों को जैसा अभी हम कर रहे हैं हमल में, वैसा ही उस सूरत में हालत रजा वाले केस में भी वैसे ही किया जाएगा जैसा हमल वाले केस में कर रहे हैं। तो जितने मसले, हाँ, ये मौकूफ जो है जो लोग जिम्मेदार है वो करेंगे घर के। इसीलिए तो इस इल्म के बारे में जानकारी सबको होना जरूरी है। इसके जिम्मेदार बच्चे जो बाद के लोग हैं, जो वारिसीन है, वो खुद जिम्मेदार हैं इसके। उनका काम है, जो मर गया वो तो गया दुनिया से, वो गया दुनिया से। जो लोग जिंदा हैं उनको ये इल्म होना चाहिए। या फिर माशरे के अंदर ऐसे ऑफिसेज वगैरह जो होते हैं, या जैसे जमीयतें हैं, जो अमीर हैं किसी जगह के या जो दबदबा रखते हैं, ये उन लोगों का काम है कि ये देखें कि ये चीज़ें नाफिज हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा और निज़ाम तो है नहीं कि कोई गवर्नमेंट ऐसी हो कि जो ये सारी चीज़ों को देखे। गवर्नमेंट वैसी है नहीं। तो ये काम हमारी जिम्मेदारी है, वारिसिन की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ का बुनियादी इल्म हासिल करें और उनको पता हो कि कैसे करा जाना है। या फिर माशरे में वो लोग जो इसका इल्म रखते हैं उनको पता चले कि ऐसा कहीं पे मसला पेश आ रहा है, खुद जाएं, इल्म दें। भाई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो बरी जिम्मा तो तभी होंगे कि जब हम उनको जाके इल्म दे दें कि ये ऐसा होना चाहिए। आप नहीं करते हो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। हमने बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से मौकूफ करें, इतना बचा के रखें, अभी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और आने वाले वक्त में इंतज़ार करें 2 4 5 6 महीने बच्चा दुनिया में आ जाए, या खुनसा का जेंडर क्लियर हो जाए, या नहीं क्लियर होता है तो एवरेज दे दें। ये उनको इतना इल्म दे दिया जाए। नहीं मानते हैं तो उसके बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह के उनका मामला होगा। ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी हुकूमत नहीं है। ठीक है, तो ये खैर आपको हमल का भी समझ में आ गया मसला। हमल की मीरास कैसे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मेल फीमेल वगैरह कंसीडर करके, एक बार मैयत कंसीडर किया, एक बार मेल, एक बार फीमेल, 3 मसले बनाए, इनको हल कर लिया। ये उन्हीं ममालिक में, उन्हीं कंट्रीज़ में जहाँ पर जेंडर बताया नहीं जाता। लेकिन जहाँ जिन कंट्रीज़ में जेंडर बता दिया जाता है वहाँ पे ये मसला भी नहीं है, सीधा जेंडर मालूम है, हल कर लें और लोगों को उनके हिस्से दे दिए जाएँ। तो वहाँ पर ये मसला, हमारे यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम आती है जहाँ 2-3 मसले बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमल की मीरास थी। अब एक मसला और रह जाता है जो तखारुज का मसला होता है। तखारुज, अब तखारुज क्या है वो भी हम समझ लें। तो वो भी, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिंपल ही अभी तक जो किया। तखारुज कहते हैं, मसलन कोई वारिस ऐसा है जो ये कहता है कि मैं अपना हिस्सा जो है नहीं ले रहा हूँ, और या प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें हैं जैसे कार है, या कोई आदमी किताबों से मोहब्बत करता है, या कोई और चीज़ है जो कि तरीके का हिस्सा है, कारें हैं, किताबें हैं, और कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो वो आदमी ये कहता है, एक वारिसीन में से, कि मुझे मसलन
ये फला कार दे दो, आप अगर मुझे ये कार दे देते हो तो मैं दस्तबरदार हो जाता हूँ, अपनी जो तरीके में मेरा जो हिस्सा आ रहा है मैं वो नहीं लूँगा, मैं उससे अलग हो जाता हूँ, खारिज हो जाता हूँ, निकल जाता हूँ, मसले से बाहर हो जाऊँगा मैं। फिर आप मुझे ट्रीट मत करना, मतलब मुझे हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है, जब आप विरासत तक़सीम करो मुझे मत देना, मगर मुझे क्या करो, मसलन ये कार दे दो या मुझे ये किताबें सारी मुझे दे दो, कोई अच्छी किताबें हैं, दीनी किताबें या जो भी किताबें वो पसंद करता है, उस मैयत के पास थी, कहेगा मुझे किताबें दे दे सारी, ये किताबें मुझे दे दो, मैं मसले से बाहर हो जाऊँगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। या और कोई चीज़ है, वो कहता है मुझे ये दे दो, कोई सोने चांदी का कुछ सामान है, ज्वेलरी है, कुछ है, कहता है ये ज्वेलरी का मुझे दे दो पूरा, और मैं फिर अपना हिस्सा नहीं लूँगा। और सारे वारिसीन अगर एग्री कर लेते हैं इस बात पर, तो फिर इसका सामान देके अलग कर देंगे कि तुम्हें ये चाहिए तुम अलग हो जाओ, बाकी वारिसीन में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसकी मिसाल कैसी है, मसलन अगर हम इसकी मिसाल लें तो फॉर एग्जांपल आप ये माने कि एक सगी बहन है, एक बाप शरीक बहन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हम कहते हैं चलें, एक हम कह देते हैं हस्बैंड है, एक हस्बैंड है, एक सगी बहन है, एक बाप शरीक बहन है और एक माँ शरीक बहन है। ठीक है, ये शौहर कहता है जो हस्बैंड मरने वाली का कि मुझे ये कार दे दो, मैं मसले से निकल जाऊंगा, फिर मुझे कंसीडर मत करना मसले में। एग्री कर लेते हैं, जो लड़कियां हैं सारी जो भी हैं एक एग्री कर लेती हैं कि ठीक है हमें मंजूर है। तो इसका पहले वैसा ही होगा, मसला वैसा ही बनाया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप मसलन देखें यहाँ पर आप जब इसको देंगे तो शौहर जो है, क्योंकि फर वारिस मौजूद नहीं है तो शौहर को आप 1/2 देंगे, और ये जो सगी बहन है ये भी अकेली है तो इसको 1/2 देंगे, और ये जो सिस्टर है ये वाली, ये तकमीलतुस्सुलुसैन के तहत इसको, क्योंकि ये सगी बहन के साथ है तो ये 1/6 पाएगी। लेकिन बाज़ अफराद ने, जैसे हमने क्विज दी थी, वोट मांगा था, पोल किया था, उसमें रियल सिस्टर की वजह से इसको ब्लॉक कर दिया था, तो ये ब्लॉक नहीं होती है, सगी बहन बाप शरीक बहन को ब्लॉक नहीं करती है, बल्कि सगी बहन अगर अकेली है तो अकेली होने की सूरत में वो आधा लेगी, और तकमीलतुस्सुलुसैन के तहत ये जो बाप शरीक बहन है इसको 1/6 मिलेगा। हाँ, अगर ये 2 सगी बहनें होती तो इन्हें 2/3 मिल जाता, तो उस सूरत में ब्लॉक नहीं करती, उसको महजूब नहीं बल्कि महरूम हो जाती है, इसको महरूम होना बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक तो कर ही नहीं सकती उसको। ठीक है, वो हज भी कवायद में आता ही नहीं है कि सगी बहन बाप शरीक बहन को ब्लॉक करे, महजूब करे, वो उसको महरूम तो कर सकती है अगर 2 होंगी तो, क्योंकि वो 2/3 वहीं खत्म हो जाएगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे ये अकेली है तो इसे 1/2, इसे 1/6, और ये जो बहन है इसका हिस्सा मुकर्रर है 1/6, अकेली है इसलिए। अब आप जब असले मसला इसका बनाएंगे तो 6 से बनेगा। ठीक है, 3 यहाँ चले गए, 3 यहाँ चले गए, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ऑल का मसला हो गया, इसको काट दें, अब इसको ऑल कर दें तो 8 हो गया। अब शौहर कहता है, ठीक है ना, ये शौहर कहता है कि मुझे ये वाली कार दे दो, मैं निकल जाता हूँ मसले से। तो ये एग्री कर लिया बहनों ने, इसको ये जब कार दे दी तो ये जो इसका हिस्सा है, ये जो 3 हिस्से जो नजर आ रहे हैं इस आदमी के, अब इस हिस्से को इसमें से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये इसका हिस्सा था, तो असले मसला चेंज करके क्या करेंगे, सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। असले मसला 5 से हो गया, ये रहा नहीं, 3 1 1, बस ये हो गया, तखारुज का मसला खत्म। असले मसला में से आपने इसके जो शेयर्स थे वो कम कर दिए, और असले मसला को चेंज करके आपने 5 कर दिया, और बाकी वारिसीन के जो शेयर्स थे वो वैसे के वैसे उन रहने दिए। तो 3, इनका पहले 3/8 हो रहा था, अब वो चेंज होके 3/5 हो जाएगा जिस बहन का, इसका 1/5 हो जाएगा, इसका 1/, यानी ये हो गया 60%, ये हो गया 20% ये वाली बहन का, और इसका भी 20% हो गया। पहले कम मिल रहा था इनको, लेकिन इनके तखारुज की वजह से इनके हिस्से थोड़े थोड़े से बढ़ जाते हैं। मसला क्या होगा, अगर आप कहेंगे अरे जब शौहर ने तखारुज कर ही लिया तो इसको मसले में इन्वॉल्व ही क्यों करते हो, पहले से निकाल दो। तो वो करने की वजह से कभी कभी क्या होता है, मसले पर फर्क पड़ जाता है, मसले पर फर्क। जैसे अगर हम यहीं पर करके देखें, फॉर एग्जांपल हम हस्बैंड को, क्योंकि उसने तखारुज कर लिया, हम उसे मसले में शामिल ही ना करें, हम कहें रियल सिस्टर है, बाप शरीक है, माँ शरीक है, बस यही मान के चले हम, तो मसले में फ़र्क पड़ जाएगा। कभी हो सकता है ना भी पड़े, लेकिन अक्सर फ़र्क पड़ता है। देखें अब ये जो है इसको आधा देंगे आप, इस वाली को हम जो है 1/6 देंगे तकमीलतुस्सुलुसैन, और इसको भी 1/6 देंगे। असली मसला
6 से बना, ये हो गया आपका 3 4 5। अब ये मसला कौन सा बन गया, ये मसला बन गया रद्द का, और ये रद्द होके इनमें तीनों में आ गया। तो इस जगह पे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाज मौके ऐसे होते हैं जहां पर फर्क पड़ता है। इस तरह से मतलब इसको शुरुआती मसले से आप हटा दो ना तो फर्क पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे भी कुछ मसले होते हैं जहां पर ये फर्क पड़ता है अगर आप उनको इन्वॉल्व शुरुआत से इन्वॉल्व ना करो तो। वो मैं देखूंगा, ऐसे मसले हैं 2-4 मसले जो इंशाल्लाह आपके सामने फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल ये समझिए कि इसको इंक्लूड करें मसले में, शुरुआत से रिमूव ना करें। जैसे हमने कहा कभी कभी तो फर्क पड़ता है और कभी नहीं भी पड़ता है, जैसे इस मसले में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कभी कभी फर्क पड़ेगा और वो फर्क काफ़ी अच्छा खासा पड़ता है, जिसकी वजह से रेशोज अच्छे खासे चेंज हो जाते हैं। अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो इनके जो परसेंटेज है वो काफ़ी अफेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 60 आ रहा है, आपने जब इस शोहर को इसके -3 करके जब आपने करा, इस प्रोसेस से आप गए तो 60 आ रहा है। अगर आप शुरुआत से इसको निकाल देते तो इंस्टेड ऑफ 60% इसको मिलने के हो सकता है इसको 40 मिलता। ऐसा भी असर पड़ता है। तो बस इतना याद रखें कि जब तखारुज जब हो रहा है तो इस शौहर को इंक्लूड करके मसला बनाएं, उसके बाद में इसका जो पोर्शन है उसको असली मसला में से माइनस करके और उसके बाद में नया मसला यहाँ लिख दें और बाकी शेयर्स वैसे के वैसे रख के उनको दे दें। तो ये तखारुज का मसला है, और ये तखारुज का मसला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप और भी जो जो मसले हैं उसी में से आप अपने आप अज्यूम कर लें, मान लें मसलन कि ये तखारुज कर रहा है तो क्या नया मसला क्या बनेगा और शेयर्स क्या होंगे। किसी भी मसले में आप ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी वारिस को मान लें कि इसने तखारुज कर लिया है और उससे आप मसला खुद हल कर लें बना करके। तो ये जो है तखारुज का मसला है। तो हमने देखा खुनसा की मीरास, उसके बाद में हमल की मीरास, उसके बाद में तखारुज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सिर्फ आपको असले मसला में से जो इंसान ने तखारुज किया है उसके नंबर ऑफ शेयर्स माइनस करना है और नया असली मसला आपको बना देना है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लें, आपको कोई इश्काल हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है हर चीज़ अभी तक जो हमने किया है? ठीक है, फिर अगर आपको ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हर चीज़ क्लियर है तो ये समझें कि एक मेजर पोर्शन जो है इल्म मीरास का उसको हम कवर कर चुके हैं। जैसा हमने कहा कि अब दो चीज़ें बचती हैं, एक जमाई मौत, साइमल्टेनियस डेथ, जिसे हल करने का तरीक़ा जो है मुनासखा की तरह है। माल तरीद और माल तरीफ़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम समझा देंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। एक क्लास लगेगी बस, तो वो भी समझ में आ जाएगा हनाबिला उसको कैसे हल करते हैं उस मसले को, साइमल्टेनियस डेथ्स वाले। व्हाट इफ इन सिबलिंग शेयर दे एग्री टू गिव शेयर टू एनी वन ऑफ द सिबलिंग। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए कि अगर आपसे इत्तेफाक से ये चीज़ हो रही है कि कोई औलाद ये सोचती है या जो वारिसीन है कि भाई वो कहता है कि नहीं हम हमारा शेयर जो है किसी ऐसे भाई या बहन को दे दें जो कमज़ोर है हम में, तो उनका आपसी अंडरस्टैंडिंग है। जब तक वो लोग हयात हैं उस सिचुएशन में तो इस चीज़ को किया जा सकता है, क्योंकि ये वसीयत में शुमार नहीं होता है। तो अपनी मर्ज़ी से हिबा वगैरह कर रहे हैं अपने हिस्से को, तो वो उनका हक है, वो उसको कर सकते हैं। 9 क्या है ये? तो हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, आपसी यानी एग्रीमेंट से अगर वो करते हैं कि तखारुज कोई ये कहे कि भाई हम हिस्सा नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। वो या ये कहें कि हम मेरा हिस्सा फलाँ को दे देना, किया जा सकता है, उनकी मर्ज़ी है, वो कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर अब और कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह अब रुख़्सत लेंगे। ये कोर्स तकरीबन ये समझिए कि हमारा हो चुका है। जैसे हमने कहा कि आइंदा हफ़्ते में एक मैसेज डाल के हम पूछ लेंगे कि कब वक़्त है आप लोगों के पास, ताकि जमाई मौत और ज़वील अरहम का एक जो केस है थोड़ा-सा छोटा-सा, उसको हम कर लें ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन पूरा हो जाए। तो ऐसे कोई मसले आएँ तो आप लोग खुद उन मसलों को हल कर सकते हैं। तो मैं मतलब अब मैं ये चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि ग्रुप में ये सवाल आएँ कि मतलब मसले ही पूछे जाएँ कि
मरने वाले का ये है, ये है, ये है, ये है, क्या होगा बताएं हमको। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के सवाल आए, क्योंकि हमें इसे सीखने का मकसद ये है कि उसे आप खुद हल करें। तो उन मसलों को आप खुद हल करें। आप या तो आपके खुद के ख़ानदान में कोई ऐसा मसला आपको परेशान कर रहा था अभी तक, और तो उस मसले को लेकर के बैठें, पेन पेपर लेकर के उसे हल करें, और उसको फिर आप शेयर कर पूछ सकते हैं कि इसमें कहीं गलती तो नहीं है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी ये कहें कि ये मसले का हल कैसे होगा, तो फिर हमारे इस पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। जो हमने 8-10 दिन में जो पढ़ा है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप खुद हल करें, लेके बैठें इस तरह के मसलों को, और इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं अपने आस-पास, अपने माशरे में, जो इस्लामी माशरा है उसमें, ख़ानदान में, दोस्तों में, अहबाब में इस कॉन्सेप्ट को आम करें, लोगों को बताएं, इसकी इम्पोर्टेंस समझाएं कि इसकी अहमियत कितनी है, इसको सही तरीके से अंजाम नहीं देने की सज़ा क्या है, आखिरत में इसका क्या अंजाम है। या ये कि लोग कहते हैं कि मैं मसलन, और ऐसा बहुत आम है हमारे माशरे में, देखा गया है कि हम सिर्फ उसी को देंगे जिसने हमारी खिदमत की। ये इस तरह का जुमला बहुत सुनने को मिलता है कि हम हमारा माल, ख़ास तौर से वो लोग जिनकी औलादें नहीं होती हैं, तो वो इस तरह के जुमले अक्सर कहते हैं कि हम तो उन्हीं को देंगे जिन्होंने हमारी खिदमत की होगी, हमारा माल उन्हीं को जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह की किताब में अल्लाह ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि माल किसको दिया जाए, आपकी खिदमत की हो उसने या नहीं की हो, वो अल्लाह देख लेगा उसका हिस्सा। मामला आखिरत में अल्लाह देखेंगे खिदमत किसने की, किसने नहीं की, क्या खिदमत करना वाजिब था भी कि नहीं था उसके ऊपर। वो अल्लाह का काम है, वो ऊपर करेंगे अल्लाह। हमारा यहाँ पे काम ये है कि जो अल्लाह ने कवानीन बता दिए उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी मीरास को, भले उस आदमी ने जो वारिस बन रहा है आपकी खिदमत की हो कि ना की हो। तो ये इस तरह की चीज़ें आँकनामे आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ, नाफरमान औलाद का मसला। आँकनामों के ज़रिए उस चीज़ को न्यूज़पेपर्स में आम किया जाता है कि ये फ़लाँ शख्स हमारी जायदाद से, हमारी मीरास से, हमारी वसीयत से हम इसको बेदखल करते हैं। इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेदखल करने का, नहीं किया जा सकता, शरअन ये गलत है। वो औलाद नाफरमान है तो अल्लाह उससे हिसाब लेंगे। आप यहाँ पर दुनिया में फैसला नहीं कर सकते कि ये औलाद नाफरमान है तो मैं इसे मीरास में हिस्सा नहीं दूंगा। बस मसलन 3 बेटियां, 1 बेटा है, और मसलन बेटा नाफरमान है, तो बाप कहता है नहीं, अब ये बेटा, इसको मैं मीरास में कोई हिस्सा नहीं दूंगा, मेरी बस 3 बेटियां हैं अब आज से। बेवकूफ़ी है ये बेवकूफ़ी है, दीन की लाइल्मी है, दीन से ना आशनाई है। उस बुनियाद पर आदमी इस तरह की बातें, अगर वो ऐसा करता है और उस बेटे को हिस्सा नहीं देता है, गुनहगार होगा वो आखिरत में। अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी, उससे पूछा जाएगा कि तूने क्यों किया। जब हमने अपनी किताब में इस चीज़ को वाज़ेह किया था, यानी हमने पढ़ लिया ना पहले ही कि मवाने इर्स कितने हैं, बस 3 हैं, कत्ल है, इख्तिलाफ दीन है और रिक्का है। अगर ये 3 नहीं है तो उसके बाद आप कोई नहीं होते किसी को मीरास से रोकने वाले। उसका हक है, आपने कमाया, दुनिया छोड़, माल छोड़ के चले गए, आपके वारिस हैं, और अगर वारिस में वो बेटा भी है जो नाफरमान था तो उसको दिया जाएगा। उसकी नाफरमानी वो अल्लाह देखेंगे, जो बिर्रुल वालिदैन में आता है, उसने बिर किया कि नहीं किया, उसका मामला अल्लाह के नज़दीक वो अल्लाह फैसला करेंगे। आप कौन होते हो इस चीज़ का फैसला आज दुनिया में करके जाने वाले कि इसको मैं नहीं दूंगा। और ये बहुत कॉमन है, न्यूज़पेपर आप उठा के देख लें, जो उर्दू न्यूज़पेपर आते हैं उसमें तो आप देख लेंगे कि आंकनामे आए दिन छपते रहते हैं, और ये इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मौजूद है कि वो शर्त जो अल्लाह की किताब के खिलाफ हो, अगर 100 भी होंगी तो रद्दी की टोकरी में, मतलब नहीं है। आप अपनी मर्जी से कितनी शर्तें बनाएं, कितने कानून बनाएं, वो अगर अल्लाह की किताब से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से टकराती हैं तो वो सब की सब रद्दी की टोकरी में, कोई मतलब नहीं है। कितने भी बना लें, 100 बना लें, 2000 5000 किताबें भर लें, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन छाप लें, आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसको बिल्कुल हमें इन चीज़ों से भी, ये कब होगा कि ये अवेयरनेस को आम, इसको आम करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ख़ानदान वालों को, इस्लामी माशरे को, जो इस चीज़ से बिल्कुल इल्म ही नहीं रखते। इस इल्म को आम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो हमारा काम है, वो हमको करना है, और यही मकसद था इसे पढ़ने पढ़ाने का असल में। तो वो कोशिश करें अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई सवाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसकी वजह से क्या मसले भी ये होते हैं कि फिर ऐसे माँ बाप खुद ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले लेते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि मसलन बाप जो है हयाती में चाहता है कि मैं, एक घर था उसका, मसलन रोड टच था और लंबा घर है, और आगे का भी हिस्सा है, पीछे का भी हिस्सा है। वो कहता है कि आगे का हिस्सा तो मैं छोटे बेटे को दूंगा,
पीछे का हिस्सा बड़े को, अब इसमें लड़ाई हो गई कि अब भाई डेफिनेटली जो रोड टच आगे उसकी वैल्यूएशन तो अच्छी होगी, जो थोड़ा सा पीछे है वो उसकी वैल्यूएशन, जितना पीछे चल जाते जाएंगे यानी हिस्सों में घर है वो। तो जब बाप ने ये किया, बड़े बेटे ने बंदूक तान दी, बाप को निपटा दिया। क्या हुआ, बाप को निपटाने की वजह से वो प्रॉपर्टी से वैसे ही बाहर हो गया, कत्ल कर दिया ना अपने मुअर्रस का, प्रॉपर्टी से बाहर हो गए, पूरा का पूरा किसको मिल गया, आपको छोटे वाले को ही मिल गया। तो ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब इंसान शरीयत के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। इस बाप को नहीं चाहिए था कि ऐसी बात करे, भाई अभी आप जिंदा हो, आप मरोगे तब का तब देखा जाएगा, वो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आगे का फोर्थ तू ले ले और पीछे का तू ले ले। हर आदमी ये सोचता है ना कि मुझे अच्छी चीज़ मिले, तो या तो वो लॉन्ग बिल्कुल वर्टिकली डिवाइड होती प्रॉपर्टी, सबको ये एक हिस्सा फ्रंट में सबको मिलता, तो वो मरने के बाद वो फैसला कर लेंगे। आप जब खुद होकर के अपनी हयाती में अगर आप होशियार बनने की कोशिश करोगे तो होशियारी का आपको जो है उसका कॉस्ट चुकाना पड़ेगा किसी ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, शरीयत के खिलाफ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम और क़ानून जो है, अल्लाह की मखलूक है हम, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सब सोच समझ के जो है कानून रखे गए हैं और हमको उस पर सिर्फ अमल करना है। अगर उसमें हम उस अमल के अंदर किसी अकल को दखल देंगे तो फिर हम परेशान रहने वाले हैं, हमें फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला उस चीज़ से। तो इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस इल्म की मारिफत और इसको आम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि माशरे से खून खराबे ख़त्म हो, क्योंकि ये माली जो है उससे कनेक्टेड चीज़ है, माल से। तो माल से अगर कनेक्टेड चीज़ है तो फिर तो मसले पैदा होना है, तो वो तभी ख़त्म होंगे जब सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी तवज़ी होगी और सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये हमारे जैसे आप और हमारे जैसे लोगों का काम है जो इस इल्म को हासिल कर रहे हैं, आगे चल के कम से कम थोड़ा सा मुँह खोलें, कम से कम ख़ानदान के लेवल पे तो करें, सोसाइटी लेवल पे बाद में करेंगे, अपने ख़ानदान के लेवल पे तो करें, लोगों को उतना तो समझाएँ, फिर देखेंगे बाहर कैसे निकलते हैं, माशरे में जाकर के कैसे समझाते हैं। तो इस मुहिम को छेड़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए फिर मैं और ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। आज ईद की रात है, आप लोग इंशाअल्लाह एंजॉय करें कल और ईद की नमाज़ें पढ़ें, खुश रहें और कोशिश करें शव्वाल के 6 रोज़े रखें, क्योंकि वो 6 रोज़े गोया ऐसे हैं जैसे आपने पूरे साल भर के रोज़े रखे। तो उसे रखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह और फिर आइंदा हफ़्ते आपसे मुलाकात होगी एक बचे हुए दर्स के लिए। और कुछ भी सवालात हैं आपके तो हमेशा आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप हमेशा ओपन है। बस ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन जैसे भी कोर्सेज़ आते रहेंगे नए, उसका नाम हम चेंज करते रहेंगे, वरना ग्रुप कायम रहेगा। आप एनी टाइम उसमें सवालात हैं, कुछ पूछना है करना है, आप अप्रोच कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं आपके जवाब देने के लिए। हमें आता होगा हम देंगे, नहीं आता होगा असातिज़ा से पूछ करके, अहले इल्म से पूछ करके हम बताएँगे। फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, यही होना भी चाहिए कॉन्सेप्ट। ख़ास तौर से मीरास के मसलों में कोई भी फ़तवा देने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले अच्छे से तहक़ीक़ कर लें, मसले को समझ लें, हर रिश्तेदार के बारे में पूछ लें, दरियाफ़्त कर लें, उसके बाद मसला हल करने के बाद भी आपको लगता है आपसे ज़्यादा कोई इल्म रखता है तो उससे पूछ लें। लोकल आपके शहर में जो अहले इल्म होंगे उनसे कन्फर्म कर लें और उसी के बाद इस मसले में बोलें। तो ये बात डराने वाली नहीं है, बस एहतियात की बात है कि सोच समझ के इस मसले में बात करनी चाहिए, क्योंकि माल से जुड़ा मसला है। कई मरतबा ये होता है कि आप बोलते तो हक़ बात है, लेकिन उस वक़्त, उस ज़माने और जगह के हिसाब से वो बोलना हो सकता है मुनासिब ना हो। तो अहले इल्म इसमें आपकी रहनुमाई करेंगे कि बोलने का तरीक़ा भी क्या है और क्या होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है, सिर्फ़ ये नहीं है कि मसला हल करके हमने दे दिया, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। और अहले इल्म जानते हैं इन हालात को, वो समझते हैं, उनके अंदर वो फार साइटेडनेस होती है कि किस वक्त क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, किसे बोलना। तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती बात। तो इस पर भी गौर फ़िक्र करें इंशाअल्लाह और आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते। ग्रुप में मैसेज डालेंगे बची हुई एक क्लास के लिए। आपके कोई इश्कालात हों आप ग्रुप में डाल सकते हैं, हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।